राम राम जी। देखिए, आप राजस्थान में किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, उसमें राजस्थान की लोक साहित्य एवं संस्कृति आवश्यक रूप से आता है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसको जानने के लिए हम राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तकें चलती है कक्षा 6 से लगा के कक्षा 12 तक, उनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर करेंगे, जिसमें आज हम कर रहे हैं कक्षा 10 के पहले अध्याय की ओर, राजस्थान का इतिहास एक परिचय। 1949 ईस्वी से पूर्व राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। ऐसा माना जाता है कि 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। 1800 ईस्वी के सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। क्या किया था? राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। सबसे पहले पूछा जा सकता है कि राजपूताना शब्द का राजस्थान के लिए सबसे पहले प्रयोग किसने किया? आपका आंसर होगा जॉर्ज थॉमस ने। कब किया? 1800 ईस्वी के अंतर्गत। ठीक है। इसके बाद 1829 ईस्वी में एनल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टॉड। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक का नाम क्या है? एनल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान। कब लिखी गई? 1829 ईस्वी में। महत्वपूर्ण बिंदु है, अंडरलाइन कर लेंगे। इस पुस्तक के प्रदेश का नाम क्या बताया इन्होंने? जेम्स टॉड ने क्या नाम बताया? राजस्थान या राजस्थान। पहले हमने पढ़ा कि जॉर्ज थॉमस ने इसका नाम बताया राजपूताना, लेकिन कर्नल जेम्स टॉड ने बताया राजस्थान या राजस्थान। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद जब इस प्रदेश की विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ तो 30 मार्च 1949 ईस्वी को सर्वसम्मति से इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम राजस्थान रखा गया। ओके। प्राचीन साहित्य और अभिलेखों में वर्तमान राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं। कुछ क्षेत्र उनकी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर और कुछ क्षेत्र वहाँ पर बसी जातियों के नामों से जाने जाते हैं। राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीनतम नामों में जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी आया है, मरु, धन्व, जांगल, मत्स्य, शूरसेन आदि है। देखिए, राजस्थान क्षेत्रों के प्राचीनतम नामों में जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी आया है, बहुत प्राचीन है, ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख किया गया है। और कौन कौन से नाम आए हैं ऋग्वेद में? मरु, धन्व, जांगल, मत्स्य और शूरसेन। मरु और धन्व दोनों का अर्थ एक ही है और इनका प्रयोग जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए किया गया है। मरु और धन्व किसके लिए प्रयोग किया गया है? जोधपुर संभाग के लिए। जोधपुर पहले मरु फिर मरुवार कहलाता था और कालांतर में इसे मारवाड़ कहा जाने लगा। जांगल शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया गया है जहाँ शमी, कैर या पीलू आदि होते हैं। बीकानेर और नागौर व आसपास का क्षेत्र जांगल देश कहलाता था। कौन सा क्षेत्र? बीकानेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र जांगल देश कहलाता था। मत्स्य, जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में, आप जानते हैं, सबने आपने महाभारत देखी है, आप सभी जानते हैं, महाभारत में एक राज्य के रूप में हुआ है और वह जयपुर, अलवर और भरतपुर, कौन कौन से जिले? जयपुर, अलवर और भरतपुर तक विस्तृत था और इसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर। आपने देखी है महाभारत, जब 14 वर्ष का वनवास मिलता है तो उसके अंतर्गत कौरव जो हैं उनमें शर्त रखते हैं पांडवों के सामने कि आप 1 साल के लिए आप क्या करेंगे? अज्ञातवास पे जाएंगे। अज्ञातवास। और अज्ञातवास में अगर हम आपको पहचान लें, पकड़ लें, तो फिर से आपको 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ेगा। तो जब अंतिम समय आता है, जब इनके अज्ञातवास का समय चल रहा था, तब सारे पांडव जो हैं वो विराटनगर में गए थे, जो मत्स्य नगर है। भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र धौलपुर और करौली के अधिकांश भाग शूरसेन राज्य में सम्मिलित थे। ठीक है। तो शूरसेन क्षेत्र में क्या आ गया? भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र धौलपुर और करौली के अधिकांश भाग किस में आ गए? शूरसेन में। और महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर नामित कुछ अन्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं। माही नदी के पास का प्रतापगढ़ का भूभाग क्या कहलाता था? कांठल कहलाता था। माही नदी के पास का
प्रतापगढ़ का भूभाग क्या कहलाता था? कांठल। क्यों? क्योंकि यह क्षेत्र माही नदी के किनारे यानी काठ पर स्थित था। 56 गांवों का समूह होने के कारण प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग क्या कहलाया? 56 का मैदान कहलाया। क्या कहलाया? 56 का मैदान कहलाया। ठीक है, चलिए आगे चलिए। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का क्षेत्र पठारी होने के कारण ऊपरमाल नाम से जाना जाता था। अब पूछ लें आपसे कि ऊपरमाल के क्षेत्र के अंदर किसे जाना जाता था, तो भैंसरोडगढ़ से लेकर, ये भी पूछा जाए, मान लीजिए ये भी कहा जाए आपको ये कहा जाए कि भैंसरोडगढ़ के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है, तो आप क्या बताएंगे कि भैंसरोडगढ़ में बिजोलिया का क्षेत्र पठारी होने के कारण ऊपरमाल नाम से जाना था, और भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का जो क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता था? ऊपरमाल कहा जाता था। और उदयपुर के आसपास का क्षेत्र पहाड़ियों की अधिकता के कारण गिरवा कहलाया जाता था। जो उदयपुर के आसपास का क्षेत्र है जहाँ पर पहाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है उनको क्या कहा जाता? गिरवा। अब बैसलमेर का प्राचीन नाम क्या है? मांड। और डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र बांगड़। कोटा और बूंदी का प्रदेश क्या कहलाता है? हाड़ौती, आप जानती हैं। और सीकर झुंझुनू चूरू का क्षेत्र क्या कहलाता है? शेखावाटी कहलाता है। देखिए, ये आपसे किसी भी क्षेत्र का नाम पूछ लेगा और आपसे कहेगा कि बताइए इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में, या फिर घुमा के पूछ लेगा कि ये नाम है जो नामकरण किया गया वो किस क्षेत्र का किया गया है। तो आप ऐसा करिए कि एक सारणी बनाइए और उसमें लिखिए क्षेत्र का नाम और उसे किस नाम से पुकारा जाता था। ये आपके लिए इजी गोइंग होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब इतिहास का काल विभाजन देखिए। मोटे तौर पर मानव के संपूर्ण इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया गया है। प्राक युग, ठीक है, क्या कहा गया है? प्राक युग, आदि युग और ऐतिहासिक युग। प्राक युग इतिहास के उस काल को कहा जाता है जिसके ज्ञान के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अर्थात मानव लेखन कला से अपरिचित था। आदि युग की संज्ञा इतिहास के उस काल से की जाती है जिसके लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है किंतु या तो वे अस्पष्ट हैं अथवा उनकी लिपि को कभी पढ़ना संभव न हुआ हो। और ऐतिहासिक युग उस काल के इतिहास को कहा है जिसके संबंध में स्पष्ट और सुपठित लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। इन अर्थों में भारतीय इतिहास के कालक्रम को इस प्रकार से विभक्त कर सकते हैं। प्राक युग, यह युग सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा काल के युग का था। आदि युग, यह युग हड़प्पा काल सभ्यता के काल से 600 ईसा पूर्व तक रहा। और ऐतिहासिक युग, ये युग 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक जारी है। अब देखिए प्रागैतिहासिक काल, राजस्थान जो रहा, प्रागैतिहासिक राजस्थान। प्राक युग में राजस्थान कैसा था? मानव सभ्यता का उदय नदी घाटियों में, ये तो आप सभी जानते हैं, जितनी भी नदी घाटी सभ्यताएं हम पढ़ते हैं, क्योंकि नदी घाटियों में जल की प्रचुरता के कारण यहाँ अपने आप उत्पन्न होने वाले कंदमूल फल भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। सघन वनों के कारण यहाँ मांस हेतु पशु पक्षी भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। सैकड़ों वर्षों पूर्व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी ही थी। यद्यपि राजस्थान के एक बड़ा भाग आज मरुस्थल है, किंतु विद्वानों की मान्यता है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व इस मरुस्थलीय भूमि में समुद्र विद्यमान था और सरस्वती तथा ध्वस्त नदियाँ इस समुद्र में आकर घिरती थी। क्या कहा जाता है? मरुस्थलीय जो भूमि आज हमारा जा रहा है, मरुस्थल है, 60% भाग पर, हमारे आधे से ज़्यादा भाग पर जो है मरुस्थल विद्यमान है। माना जाता था कि वहाँ पर पहले समुद्र था और जो सरस्वती नदी है वो विलुप्त जो हो चुकी है, और द्रष्टवती नदियाँ जो हैं इस समुद्र में आकर घिरा करती थी। जो हमारा प्राचीन अभी जो घग्गर नदी हम मानते हैं उसको हम ये मानते हैं कि ये घग्गर नदी जो है वो सरस्वती नदी के अवशेष है, ऐसा माना जाता है। यह स्थिति मानव जीवन के लिए सर्वथा उपयुक्त थी। यही कारण है कि ऐसी भौगोलिक स्थिति में राजस्थान को भी मानव सभ्यता के जन्म के प्राचीनतम भूभागों में से एक होने का गौरव प्राप्त हुआ।
मानव सभ्यता के उद्भव के इस काल को पाषाण काल कहते हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। देखिए, पूर्व पाषाण काल में राजस्थान में मानव का उदय कब हुआ ये निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में उत्खननों से प्राप्त विभिन्न प्रकार के पाषाण, विशेष रूप से क्वार्टजाइट पत्थर के अनेक उपकरणों से ज्ञात होता है कि आज से लगभग 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान थी। कितने लाख वर्ष पूर्व? 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान थी। 1870 ईस्वी में C.A. हैकेट ने सर्वप्रथम, देखिए 1870 में C.A. हैकेट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाण कालीन हस्त कुठार खोज निकाली, एक कुल्हाड़ी निकाली, हैंड एक्स। कहाँ से खोज निकाली? बहुत महत्वपूर्ण है। C.A. हैकेट ने 1870 में, कब? 1870 ईस्वी में C.A. हैकेट ने सर्वप्रथम कहाँ से? जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी हुई, क्योंकि आदि मानव जो होते थे, जो पाषाणकालीन जो मानव थे, वो क्या करते थे? पत्थरों से औजार बनाते थे। तो उस समय की पत्थर से बनी हुई एक कुल्हाड़ी हमें मिली है। कुछ समय पश्चात सैटनकार ने झालावाड़ के इसी युग के अनेक उपकरण खोज निकाले। किसने? पहले तो निकाला C.A. हैकेट ने, उसके पश्चात सैटनकार ने झालावाड़ से। पहले कहाँ निकाली? जयपुर और इंद्रगढ़ से, दूसरी बार झालावाड़ से। इसके बाद हुए योजनाबद्ध उत्खनन में भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग नई दिल्ली, डेक्कन कॉलेज पूना के वीरेंद्र नाथ मिश्र, राजस्थान पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के R.C. अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार, हरीश चंद्र मिश्रा आदि विद्वानों ने राजस्थान की पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न पक्षों को सामने लाने में सराहनीय योगदान दिया है। इनके प्रयत्नों से राजस्थान में अजमेर, अलवर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालोर, जोधपुर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों की प्रमुख नदियों, विशेष रूप से चंबल, बनास और उनके सहायक नदियों के किनारे पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। जालोर से इस युग के उपकरणों की खोज का श्रेय B. आलचिन को है। देखिए, जालोर से हमने 3 जिले पढ़ लिए। पूर्व पाषाणकालीन कौन से हैं? सबसे पहले हमने पढ़ा कि जयपुर और इंद्रगढ़ से C.A. हैकेट ने, उसके पश्चात झालावाड़ से सैटनकार ने, और तीसरा जालोर से किसको दिया गया श्रेय? B. आलचिन को। ठीक है, 3 हो गया। चलिए आगे। अब मध्य पाषाण काल देखिए। मानव सभ्यता के क्रमिक विकास की कहानी की दूसरी कड़ी के रूप में राजस्थान के प्रागैतिहासिक काल में मध्य पाषाण काल रहा है। पश्चिम राजस्थान में लूणी और उसकी सहायक नदियों, चित्तौड़ की बेड़च नदी घाटी, विराटनगर से मध्य पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। इस काल के उपकरण छोटे, हल्के और कुशलता से निर्मित है। ये उपकरण जेस्पर, एग्रेट चर्ट, कार्निनियन, क्वार्टजाइट और कल्सेडोनी आदि पाषाणों से बने, जिनमें ब्लेड, इग्रेवर, ट्रायंगल, क्रेसेंट, ट्रेपेज और स्क्रैपर, पॉइंटर आदि उल्लेखनीय। अब देखिए, उत्तर पाषाण काल में क्या है। भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता का उदय हुआ था। अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़, जोधपुर आदि स्थानों से उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता के अनेक उपकरण प्राप्त हुए, जिनमें भीलवाड़ा के बागौर और मारवाड़ के तिलवाड़ा नामक स्थानों से प्राप्त उपकरण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ध्यान रखेंगे आप लोग, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भीलवाड़ा का बागौर और मारवाड़ के तिलवाड़ा नामक स्थानों से उपकरण विशेष रूप से हमें मिले हैं। सॉरी। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान में धातुकाल, ताम्रपाषाण, ताम्र एवं ताम्र कांस्य काल, धातुकाल के अंतर्गत राजस्थान के भी अनेक स्थानों से ताम्रपाषाण व ताम्रकाल के अवशेष मिले हैं, जो तत्कालीन युग में राजस्थान के मानव के सांस्कृतिक विकास पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीन स्थलों में कौन सी? ध्यान रखेंगे, राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति कौन कौन से प्राचीन हैं? गणेश्वर, जो कि कहाँ है? सीकर में। कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ में। गिलुंड कहाँ है? राजसमंद में। आहड़ व झाड़ोल उदयपुर में, और पिंडपानिया चित्तौड़ में। कुराड़ा कहाँ है? नागौर में।
और साबणिया व पुगलकाएँ बीकानेर में, नंदलालपुरा कीराडोत व चीथवाड़ी जयपुर में, एलाना जालोर में और बूढ़ा पुष्कर अजमेर, कोल माहुली सवाई माधोपुर, मलाह भरतपुर आदि विशेष रूप से में बहुत महत्वपूर्ण स्थल जो है इसके अंदर बताए गए हैं। इनको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। चलिए अब लोह काल है। लोहे का जो समय कैसा रहा है? ताम्र और कांस्य युग के पश्चात लोहे का ज्ञान और उसका प्रयोग मानव की युगांतकारी घटना थी। इसने कृषि उपकरणों और हथियारों की गुणवत्ता को बढ़ाकर सारे परिदृश्य को ही बदल दिया। अब महत्वपूर्ण आ गया, कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है हमें? देखिए, राजस्थान में नौह का है, भरतपुर में, जोधपुरा। अब जोधपुर के नाम से आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। जोधपुरा कहाँ है? जयपुर में, जयपुर में, जयपुर में। सोनारी झुंझुनू में, रेड टोंक में आदि स्थानों से हमें लौह संस्कृति के समय के अनेक हथियार उपकरण मिले हैं। नौह से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लौह युग के आरंभ होने वाली सीमा रेखा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण स्रोत है। ध्यान रखिए, पूछ सकता है कि हमारी लौह युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने का महत्वपूर्ण स्रोत हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? नौह से प्राप्त हुआ है। जोधपुरा तथा सोनारी से लोहे को गलाने की भट्टियाँ मिली हैं। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। जोधपुरा तथा सोनारी से लोहे को गलाने की भट्टियाँ और अस्त्र शस्त्र और उपकरण बनाने के कारखाने विशेष रूप से मिले हैं। रेड को तो लौह सामग्री प्रचुरता के कारण हम क्या कहते हैं? कहा जाता है ना, पूछ सकते हैं, पूछा जा सकता है कि प्राचीन भारत का टाटानगर कौन सा जिला रहा या कौन सा स्थान रहा? तो रेड। कौन सा रहा? रेड। और पूछ ले कि प्राचीन राजस्थान का टाटानगर रेड राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो आपको बताना है टोंक से संबंधित है। लौह काल के पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी सलेटी रंग की चित्रित मृदभांड संस्कृति का उदय हुआ। कौन सी संस्कृति? सलेटी रंग की चित्रित मृदभांड संस्कृति का उदय हुआ। और इस संस्कृति के अवशेष हमें कहाँ से मिलते हैं? इस संस्कृति के अवशेष हमें विराटनगर, जोधपुरा, जयपुर, सोनारी, नौह आदि स्थानों से मिले हैं। ठीक है ना? कहाँ से मिले हैं? हमें विराटनगर, ठीक है, जोधपुरा, जयपुर, सोनारी, नौह आदि स्थानों से मिले हैं। और इस संस्कृति का उदय लगभग 600 ईसा पूर्व में हुआ। इसके पश्चात भारतीय इतिहास के साथ राजस्थान के इतिहास का भी ऐतिहासिक युग आरंभ हो जाता है। अब हम सभ्यताएं पढ़ेंगे। प्राचीन सभ्यताएं, अक्सर सभ्यताओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए कृपया करके सभ्यताओं जितनी भी हमारी राजस्थान की सभ्यताएं रही हैं उनको सूक्ष्म तरीके से अध्ययन करिएगा। चलिए, सबसे पहली सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। प्राचीन दृष्टवती और सरस्वती नदी घाटी, जो वर्तमान में घग्गर नदी का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता विकसित हुई। कहाँ विकसित हुई? पूछे किस नदी के किनारे हुई? तो हमें बताना है कि ये दृष्टवती और सरस्वती नदी घाटी, वर्तमान में क्या कहते हैं? घग्गर नदी का जो क्षेत्र है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित यह सभ्यता कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ये कितने वर्ष पुरानी मानी जाती है? 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। और इसे कालीबंगा नाम क्यों दिया? क्योंकि यहाँ से खुदाई के दौरान काले रंग की चूड़ियाँ मिली थी। क्योंकि पंजाबी भाषा में क्या कहा जाता है चूड़ी को? बंगा। और बंगा का अर्थ क्या होता है? चूड़ी। ठीक है। सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। किसने की खोज? पूछ ले कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? आपको बताना है 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की। फिर खोज तो कर ली लेकिन लगभग 9 से 10 साल पश्चात में 1961 से 62 ईस्वी में बीबी लाल और बीके थापर, इनके द्वारा यहाँ पर खुदाई का कार्य किया गया। क्या कराया गया? बीबी लाल और बीके थापर ने उत्खनन कार्य करवाया, खुदाई का काम करवाया। और उत्खनन में
इस सभ्यता के 5 स्तर सामने आए। कितने स्तर सामने आए? ये देखिए, उत्खनन में इस सभ्यता के 5 स्तर सामने आए हैं। और इन प्रथम 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है। जो हड़प्पा सभ्यता है उससे भी, जो भी पाकिस्तान में, उससे भी प्राचीन है 2 तो। और वहीं तीसरे, चौथे और 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन है, उसके समानांतर है, उतनी ही प्राचीन है। इस आधार पर कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। प्रथम प्राक हड़प्पा सभ्यता, दूसरा हड़प्पा सभ्यता। कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था। मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता था। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन एवं उसके अवशेष पतले और हल्के हैं तथा उनमें सुंदरता और सुडौलता का अभाव है। बर्तनों का रंग लाल है। ध्यान रखिएगा, बर्तनों का रंग कैसा है? जो बर्तन प्राप्त हुए हैं लाल है, और जिन पर काली और सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची गई हैं। बर्तनों का रंग कैसा है? पूछ ले, आप काला मत कर दीजिए, कालीबंगा है तो चलो काला कर दिया, नहीं। बर्तन जो प्राप्त हुए हैं, बर्तनों का रंग लाल है, जिन पर काली और सफ़ेद रंग की रेखाएं बनी हुई हैं। ठीक है, यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिल रहे हैं। पूछ सकते हैं कि राजस्थान में ऐसी कौन सी सभ्यता है जहाँ पर से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिल रहे हैं? आपको बताना है कालीबंगा। ऐसा अनुमान है कि लोग एक ही खेत में 2 फसलें उगाते थे, ये भी पूछा जा सकता है। ऐसी सभ्यता जहाँ पर एक साथ 2 फसल ली जाती थी तो हो जाएगा कालीबंगा। यहाँ पर जो कब्रिस्तान मिला है तो वहाँ से हमें जानकारी मिलती है शवाधान पद्धतियों की, कि किस तरह से वो मृत्यु के उपरांत मनुष्य का शवाधान करते थे। एक ही बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले। पूछ ले तो कहाँ से मिले? कालीबंगा से मिले, जिसे मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है। अब यहाँ से क्या क्या और मिला है? यहाँ से प्राप्त खिलौना, बैलगाड़ी का हमें खिलौना मिला है, हवन कुंड मिला है, लकड़ी की नाली और बेलनाकार मुहर हड़प्पा स्थल में अपना विशेष स्थान रखता है। चलिए, अब हम ये 2 सभ्यताएं और पढ़ लेते हैं, फिर बाकी काम दिन तक और एक वीडियो बना करके इसका डालेंगे। छोटे वीडियो रहते हैं तो क्या पढ़ने में आसानी होती है। आप इनको देखिए और एक वीडियो में इसके प्रांत और डालूंगी। हम आहड़ सभ्यता और बिलुन सभ्यता और पढ़ेंगे अभी। चलिए, उदयपुर शहर के पास बहने वाली आहड़ नदी, कौन सी नदी? आहड़ नदी, जिसे क्या कहा जाता है? आयड़ नदी। इसके तट पर बसे आहड़ के उत्खनन के फलस्वरूप 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। कितनी पुरानी है भाई? 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यह सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई थी। ठीक है, एक टीला था, उसके नीचे, मिट्टी के नीचे दबी हुई थी ये सभ्यता। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? धूलकोट। धूल यानी मिट्टी का टीला। सर्वप्रथम 1953 में यहाँ अक्षय कीर्ति व्यास और उसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल एवं HD सांकलिया के निर्देशन में उत्खनन कार्य करवाया गया। सर्वप्रथम किसने कराया? 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास, ठीक है, इसको AK व्यास भी कहते हैं, कई लोग अक्षय कीर्ति व्यास भी कहते हैं। फिर RC अग्रवाल भी कहते हैं, रतन चंद्र अग्रवाल और HD सांकलिया, इनके निर्देशन में ये उत्खनन कार्य हुआ था। ठीक है, और इस सभ्यता के लोग मकान बनाने में धूप में सुखी हुई ईंटों और पत्थरों का उपयोग करते थे। आहड़ के लोग अपने मृतकों को मरने के उपरांत क्या करते थे? गहनों व आभूषणों के साथ दफनाते थे। बहुत महत्वपूर्ण बात है, देखिए, गहनों और आभूषण पहनाए हुए दफना देते थे। ठीक है, तो जो इनके मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थक होने का प्रमाण है। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं, जो आहड़ को लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। देखिए, हमने पहले पढ़ा था कि कालीबंगा से जो हमें बर्तन मिट्टी के प्राप्त होते हैं वो किस तरह के थे? वो लाल कलर के थे, लाल रंग के थे, और उसमें जो काले रंग की और सफ़ेद रंग की डिज़ाइन बनी होती थी।
अब यहाँ पर क्या है, मिट्टी के भी बर्तन मिले हैं, ठीक है, लेकिन ये लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। यहाँ पर भी यही है। तो आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी मिलता है। यहाँ तांबे के औजारों उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग के कारण इसका नाम यहाँ ताम्रवती नगरी रखा गया। तांबे का बहुत प्रयोग हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर हमें छापे के ठप्पे भी प्राप्त हुए हैं, कपड़ों पर जो है छापे लगाए जाते थे। अब देखिए गिलुंड सभ्यता। राजसमंद जिले में स्थित गिलुंड कस्बे में बनास नदी के तट पर 2 टीलों के उत्खनन के फलस्वरूप आहड़ संस्कृति से जुड़ी यह सभ्यता प्रकाश में आई। कहाँ पे है गिलुंड? यह है राजसमंद जिले में। कौन सा कस्बा? गिलुंड कस्बा। कौन सी नदी? बनास नदी। जितनी भी सभ्यताएं हमें मिली है वो सभ्यताएं हमें नदी के किनारे मिली है। उसके कारण जो थे हमने पहले पढ़ लिया, किन कारणों से नदी के किनारे सभ्यताओं का विकास हुआ, है ना। तो जितनी भी हमें सभ्यताएं मिली हैं वो सभ्यताएं कहाँ मिली है? नदी के किनारे। ये सभ्यता गिलुंड सभ्यता बनास नदी के किनारे। कितने टीले? 2 टीलों का उत्खनन हुआ, ठीक है। 1957-58 में डॉक्टर बीबी लाल के निर्देशन में, ठीक है, किसके निर्देशन में? बीबी लाल के निर्देशन में उत्खनन किया गया। तत्पश्चात 1998 से 2003 ईस्वी के मध्य पूना के वीएस शिंदे और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पॉशल के निर्देशन में यह उत्खनन कार्य किया गया। उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं जिसका समय 1917 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। गिलुंड से 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले। अब देखिए गिलुंड में किस तरह के बर्तन मिले। वहाँ पर तो हमें लाल रंग के थे, सफ़ेद और काली रंग की धारियाँ बनी हुई थी, उसमें डिज़ाइन थी। आहड़ में लाल और काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति थी। और गिलुंड में क्या था? 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। सादे काले, बिल्कुल जो सादे काले, उसमें किसी तरह की कोई डिज़ाइन नहीं है। पॉलिशदार, पॉलिश करी हुई, चमक रही है। भूरे लाल, लाल भी हैं लेकिन भूरा, हल्का भूरापन लिए हुए हैं। और काले। चित्रित मृदभांड, उसमें कई ऐसे भी मिले हैं जिनके अंदर चित्र बनाए गए हैं। अब इसमें मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं, पत्थर की गोलियां भी मिली हैं, हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष भी मिले हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी तक हमने क्या देखा था? जितने भी मकान बनाए गए हैं वो धूप में पकाई गई ईंटों और पत्थरों से निर्मित मकान थे। लेकिन गिलुंड सभ्यता के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ के जितने भी रहने वाले लोग थे उन्होंने आग में पकाई हुई ईंटों का उपयोग यहाँ पर नहीं हुआ। गिलुंड में इनका प्रचुर उपयोग होता था। गिलुंड में, आहड़ में पक्की ईंटों, आग में पकाई ईंटों का उपयोग नहीं हुआ है, जबकि गिलुंड में इनका प्रचुर, यानी कि आहड़ में जो है धूप में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है और जबकि गिलुंड में आग में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है। ये महत्वपूर्ण अंतर है। चलिए आज के लिए इतना ही। देखते हैं हम जो है दूसरा वीडियो जल्द ही डालेंगे। मैं दिन को या शाम को एक वीडियो और डालूँगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।